तक आपने सुना, एक और जहां मिहिर पुलिस स्टेशन से घायल हालत में अपने घर की ओर जंगल के रास्ते से बढ़ रहा था, वहीं कमजोरी की वजह से अचानक से उस पर मदहोशी सी छाने लगी और वो लड़खड़ाते हुए गिरने लगा। तभी मुग्धा ने उसे संभाल लिया और जिससे वो दोनों वहीं जंगल में एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। आगे क्या हुआ उन दोनों के बीच, अब सुनिए आगे। इस वक्त तक मिहिर और मुग्धा एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे, इतने करीब कि दोनों की सांसें भी अब घुलकर एक हो चुकी हैं। मुग्धा की खूबसूरती चांद की रोशनी में और ज्यादा निखर कर बाहर आ रही है। उसके चेहरे की ओर देखकर मिहिर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, जिस वजह से मिहिर मुग्धा के और ज्यादा करीब बढ़ गया। तभी मुग्धा ने लगभग खींचते हुए मिहिर को अपने बंधनों में समेट लिया, जिससे मिहिर मुग्धा के सीने तक पहुंच गया और दोनों की धड़कनें तेज रफ्तार से बातें करने लगी। उस वक्त मुग्धा बहुत गहरी गहरी सांसें ले रही है, जिससे उसका सीना मिहिर के बदन को छूकर बार बार सिमट जाता है और हर बार इस छुआ-छुई से एक बिजली सी मिहिर के पूरे बदन में कौंध जाती है। मिहिर अपने आधे होश में होने के बावजूद भी पूरी तरह से आगे के दृश्य अपने दिमाग में सोच पा रहा है और साथ ही उसके दिमाग में ये भी चल रहा है कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा। क्या सच में वो मुग्धा के इतने करीब है? लेकिन मुग्धा भी उसे सोचने का कोई मौका नहीं दे रही। मिहिर जब भी मुग्धा की सांसों की परिधि से दूर हटता है, मुग्धा मिहिर को वापस से खुद में समेट लेती है। मौसम काफी सर्द था, रह रहकर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। ऐसे मौसम में कोई कैसे इतने खूबसूरत एहसास से खुद को दूर रख सकता था। इस वजह से मिहिर भी मुग्धा के शरीर से लिपट जाता। तब मुग्धा के बदन से आती गर्माहट और मुग्धा के शरीर की खुशबू उसे महकाने लगती। मिहिर जैसे उस गर्माहट को अपने भीतर रूम रूम में सोख लेना चाहता था। ठंडी हवाओं की वजह से मुग्धा के लंबे काले बाल उड़कर मिहिर के चेहरे पर अपनी जुल्फों का जादू सा चलाने लगते। मिहिर बालों की खुशबू में जैसे तब भटकने लगता, लेकिन एक रुकावट थी जो रह रहकर मिहिर को मुग्धा के शरीर के पास जाकर भी उन्हें छूने से कतरा रही थी। मिहिर थोड़ा बहुत ही सही मुग्धा को अपना बना लेने को कतरा रहा था। ऊपर से उस पर हल्की सी मदहोशी भी छाई हुई थी, लेकिन मुग्धा को पा लेने का नशा उसे अंदर ही अंदर बेकाबू कर रहा था, क्योंकि उसे इतना जरूर समझ आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। वहीं मुग्धा ने मिहिर के होंठों से खुद अपने होंठों को मिलाने के पहले एक और बार गौर से मिहिर की आंखों में देखा। उस पल जैसे ही मिहिर की नजरें मुग्धा से टकराई, एक करिश्मा सा हुआ। मिहिर की आंखें मुग्धा को देखकर उन नजरों में ही जैसे खो कर रह गई। मिहिर उस पल जैसे खुद का ना रहा और अचानक से ही मिहिर को लगा जो रुकावट कब से उसे मुग्धा को छूने से रोक रही थी, अब वो नजरों के मिलते ही अपने आप हट चुकी हो। अगले ही पल मिहिर मुग्धा के और करीब आकर उसके बदन से खेलने लगा। उसकी उंगलियां मुग्धा के कपड़ों के नीचे से गुजरते हुए यहाँ वहाँ उसे छूने लगी। मुग्धा भी उस वक्त मिहिर का भरपूर साथ देने में लगी थी। हल्की हल्की सिसकारियां जंगल की खामोशी को तोड़ रही थी। मिहिर धीरे धीरे मुग्धा के हर एक अंग को अपना बना लेना चाहता था। सीने और उभारों से होते हुए मिहिर की उंगलियां अब मुग्धा के गर्दन तक भी पहुंच गई और मिहिर बड़े प्यार से मुग्धा के बालों को सहलाने लगा। मुग्धा ने कसकर मिहिर को सीने से लगा लिया, जिससे मिहिर थोड़ा कांप उठा। अब तक मिहिर के होठों में जैसे अब हल्की हल्की हरकत होने लगी थी, जैसे कि मिहिर के होंठ भी मुग्धा के होठों को कुछ हासिल कर लेना चाहते हों। तभी अचानक से, लेकिन बड़े एहतियात से, वो हुआ जो मिहिर पा लेने की हसरत कब से कर रहा था। मुग्धा के गुलाब से जैसे नर्म होंठ मिहिर के होठों में हौले से नुमाया हो गए। मिहिर को एक अलग एहसास ने जैसे तब छू लिया। मुग्धा की थोड़ी जल्दबाजी की वजह से मिहिर के होठों से थोड़ा खून बहने लगा। मिहिर उस पल सिर्फ मुग्धा के होठों को पा लेना चाहता था,
इसलिए उसने भी आगे कुछ भी सोचना बंद कर दिया। वहीं खून देखकर मुग्धा की आंखें तो जैसे अचानक से कुछ चमक उठी और वो मिहिर के उन होठों को चूमने की जगह प्यार से अपने होठों से मिहिर के खून का स्वाद लेने लगी। मिहिर के खून का स्वाद ही कुछ ऐसा था जिसे एक बेहद ही अलग सी बेचैनी मुग्धा की आंखों में नजर आने लगी। उस वक्त अचानक मुग्धा के चेहरे की नसें उभर गई। उसकी आंखों का रंग गहरा लाल नजर आने लगा। तभी मुग्धा के सामान्य दिखते होठों के किनारे नुकीले दांत मुंह से बाहर निकल आए और वो मिहिर की गर्दन को एक ओर झुकाकर खुद भी उसकी गर्दन की ओर ही झुक गई। अभी नुकीले दांत गर्दन में धंसने ही वाले थे कि अचानक से पीछे से एक आवाज आई, रुक जाओ, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती और मेरे होते हुए तो कभी भी नहीं। जैसे ही मुग्धा ने पीछे मुड़कर देखा, उसे सामने एक और मुग्धा नजर आई। दूसरी वाली मुग्धा अपने सामने मौजूद अपने ही चेहरे को देखकर कुछ चौंक गई, लेकिन ये हैरानी महज कुछ लम्हों के लिए ही थी। उसने घुर्राते हुए पहली वाली मुग्धा से चिल्लाकर कहा, ऋतु दूर रहो मिहिर से। मिहिर तो ना जाने कब का बेहोश हो गया था। उसे तो पता भी नहीं था कि वहाँ क्या हो रहा था। अभी अगर उसने अपने सामने दो दो मुग्धा को एक साथ देख लिया होता तो शायद उसे कभी अपनी आंखों पर विश्वास ही न होता और फिर उलझन का एक नया ही अध्याय शुरू हो जाता, क्योंकि अभी तक मिहिर मुग्धा और ऋतु की असलियत हरगिज नहीं जानता है। मिहिर के बेहोश शरीर को छोड़कर ऋतु अचानक से उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर नजर आते भाव ये साबित कर रहे हैं कि उसकी प्यास अधूरी रह गई है, क्योंकि गुस्से से उसका चेहरा लाल दिख रहा है। कुछ ही पल में वो अपने असली रूप में भी आ गई। मुग्धा का चेहरा भी गुस्से से लाल होकर तमतमा रहा है। उसकी आंखों का रंग भी गहरा लाल हो गया है और उसके नुकीले दांत भी मुंह से बाहर निकल आए हैं। तभी बिना किसी वार्निंग के ऋतु उस पर कूदकर झपट पड़ी, लेकिन मुग्धा इसके लिए जैसे पहले ही तैयार है। उसने झपटकर ऋतु का चेहरा अपने नुकीले पंजों जैसे नाखूनों से पकड़ लिया और खरोंचने के अंदाज में ऋतु के चेहरे पर वार किया, जिससे ऋतु के मुंह से एक तेज चीख निकल गई। ऋतु के पास संभलने का कोई वक्त नहीं था, क्योंकि अगले ही पल पटखनी देते हुए मुग्धा ने उसे हवा में दूर फेंक कर उछाल दिया। हवा की तेजी से गिरते हुए ऋतु काफी दूर जा गिरी और उसके चोट से एक पुराना मगर मजबूत पेड़ जड़ समेत जमीन से उखड़ गया। ऋतु गुस्से से उठी और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मुग्धा पर झपट गई। मुग्धा हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं थी और ऋतु उसके बराबर की कभी थी ही नहीं, क्योंकि दोनों भाई बहन मिलकर भी मुग्धा का सामना अकेले नहीं कर पाते थे। फिर तो यहाँ ऋतु की कहाँ ही चलने वाली थी। कई बार ऋतु ने मुग्धा पर हमला किया, लेकिन वो मुग्धा का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। वहीं बस कुछ ही देर में मुग्धा ने ऋतु को कई बार तारे दिखाए। काफी देर के बाद ऋतु जब मुग्धा से लड़ते लड़ते हाफने लगी तो वो खुद ही वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन जाते जाते वो इतना जरूर मुग्धा से कह गई, मैं एक दिन इस मिहिर को जरूर हासिल कर लूंगी, चाहे प्यार से या फिर तकरार से, और उस दिन मुग्धा तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगी। ऐसा कहकर ऋतु अंधेरे में ही कहीं गायब हो गई। ऋतु के वहाँ से जाने के बाद मुग्धा ने मिहिर को जैसे तैसे संभालते हुए उठाया। उस वक्त मिहिर की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। मुग्धा ने कुछ देर तक गौर से मिहिर की ओर देखा और उसके करीब जाकर मुग्धा ने हौले से मिहिर के जख्मों को छुआ, जहाँ से खून तब भी थोड़ा थोड़ा बह रहा था। मिहिर के खून को देखकर मुग्धा के हाव भाव कुछ बदल से जाते हैं। वो खून को देखकर थोड़ी बेसब्र सी होने लगती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और चेहरे पर नसें उभरने लगती हैं। मुग्धा ने खुद को अपना आपा खोते हुए खुद को झटक कर शांत किया। थोड़ा संभल कर कुछ देर बाद मुग्धा ने जैसे ही मिहिर को संभालने की कोशिश की, तब मिहिर ने अपनी आंखें खोली और उसने अपने ठीक सामने मुग्धा का चेहरा देखा और वो चौंक गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि अभी कुछ देर पहले वहाँ क्या हुआ था,
क्योंकि वो अचानक से बेहोश हो गया था। लेकिन अभी कुछ समय पहले वो मुग्धा के बेहद करीब था, ये जरूर मिहिर भूल नहीं पाया था। मिहिर को सहारा देकर मुग्धा धीरे धीरे मिहिर के घर की ओर बढ़ने लगी। थोड़ी देर में मिहिर का घर भी आ गया और मुग्धा दरवाजे के बाहर तक उसे पहुंचाकर अपने घर की ओर जाने लगी। मिहिर मुग्धा को अपने घर आने की बात तक न कह पाया, क्योंकि वो इसी उधेड़-बुन में रह गया कि उनके बीच तो रास्ते में भी कोई भी बात न हुई, तो फिर वो किस मुंह से मुग्धा से घर आने को कहता। वही मुग्धा को जाते हुए मिहिर के रतन मामा ने भी देखा और उनके चेहरे के हाव भाव में एक बदलाव नजर आने लगा। वहीं जैसे ही मिहिर अपने घर पहुंचा, उसके हाथ और चेहरे पर चोट के कुछ निशान देखकर रतन मामा दंग रह गए। मिहिर बेटा, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें फिर से ये चोट कैसे लगी? मिहिर ने झूठ बोलने की कोशिश में कहा, मामा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस एक बाइक से मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, बस ये हाथ पर और चेहरे पर थोड़ी चोट आई है। रतन मामा की फिक्र में भी गुस्से की छाया साफ नजर आ रही है। कम से कम बहाने तो नए बनाया करो मिहिर। मिहिर ने बात को टालते हुए कहा, नहीं मामा जी, मैं कोई बहाना नहीं बना रहा, बस नॉर्मल सी चोट है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जहाँ मिहिर रतन मामा को अभी कुछ देर पहले हुए हादसे के बारे में बिल्कुल नहीं बताना चाहता था, क्योंकि उससे रतन मामा को खामखा टेंशन हो जाती, वहीं रतन मामा की नजरों को धोखा देना मिहिर के लिए इतना भी आसान नहीं था। रतन मामा ने कहा, मिहिर, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी लाइफ में इन दिनों क्या चल रहा है? मिहिर देखो बेटा, मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं देखना चाहता, मेरी बात समझने की कोशिश करो तुम। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कॉलेज से सीधा घर आ जाया करो, लेकिन नहीं, तुम मेरी बात नहीं सुनते। आज के बाद मैं तुम्हें कह देता हूँ, अगर तुम कॉलेज के बाद सीधे घर नहीं आए तो अच्छा नहीं होगा। और एक बात, अगर तुम इस लड़की मुग्धा से दूर नहीं रहे तो समझ लेना मेरे और तुम्हारे रिश्ते में दरार आ जाएगी, क्योंकि मैंने भी देखा अभी उसे यहाँ से जाते हुए। तो तुम ये मत समझो कि मुझे नहीं पता होगा मुग्धा के बारे में। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, या कुछ और समझाना बाकी है? रतन मामा के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर मिहिर हैरान रह गया और उसने कहा, अगर मैं आपकी बात नहीं समझ रहा तो आप मुझे बता क्यों नहीं देते कि मुझे मुग्धा से दूर क्यों रहना है? आपने पहले भी बात को टाल दिया था। आपने पिछली बार सिर्फ ये कहा था कि आपको उससे अच्छे संकेत नहीं मिलते। आखिर आपका संकेत से मतलब क्या है? मामा ने मिहिर की ओर देखते हुए कहा, हर बात की वजह मैं तुम्हें नहीं बता सकता मिहिर। मैं अपनी बहन और जीजा को पहले ही खो चुका हूँ और अब मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं खोना चाहता। मिहिर, तुम बस उस लड़की से दूर रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। और मैं अपना फैसला सुना चुका हूँ, मुझ में और उस लड़की में से अब तुम्हें किसी एक को ही चुनना होगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अपनी मामा की बात से इत्तेफाक ना रखते हुए मिहिर ने कहा, लेकिन मामा जी, मुझे मुग्धा अच्छी लगती है, वो बहुत अच्छी लड़की है, हमेशा सबकी मदद करती है। वही मिहिर अपने रतन मामा की खामोशी को देखकर सन्न रह गया, क्योंकि उसके मामा बातों के दौरान इस तरह से बहुत कम ही खामोश रह जाते हैं। उनके चेहरे पर जिद की एक गहरी छाया तब नजर आ रही है। मिहिर साफ समझ गया कि इस बार उसे अपने रतन मामा की बात सुननी ही पड़ेगी। मिहिर उस वक्त रतन मामा की तरफ ही देख रहा है और मामा की ये जिद उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मिहिर ने बिना कुछ सोचे रतन मामा से कहा, मामा जी, मेरे लिए इस दुनिया में आपसे ज्यादा और कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए मेरे सब कुछ बस आप ही हैं। आपके सिवा मेरा इस दुनिया में और है ही कौन? मेरी मम्मी और पापा दोनों आप ही हैं। आपके बिना तो मैं अकेले एक दिन भी नहीं रह सकता। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं